वेलकम बच्चों। आज अपन अपने थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई अगर दिक्कत रही हो तो बताना, उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर। अपन ने शायद लास्ट लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन पर छोड़ा था, है ना। तो उसी को वहीं से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन। और ये भी बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री हो ही नहीं सकती। डायरेक्शन कोसाइन की अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो उन एंगल्स का कॉस, उन एंगल का क्या कॉस, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या कहलाते थे अपने पास डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये अपने पास कहलाते थे डायरेक्शन कोसाइन। और ये भी बताया था कि इनको अपन शॉर्ट में क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल एम एन, इससे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको एक लास्ट में पे शायद एक चीज बताई थी, आपको याद हो कि अपन ने जैसे लिखा था एक एग्जांपल में कि एक लाइन है जो 30, 120 एंड 30 डिग्री एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से 30, वाई एक्सिस से 120, जेड एक्सिस से 30। ठीक, अब ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है। मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/2, 1/√2 एंड 3/4, ये तीनों क्या किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये तीनों किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं या नहीं? तो डायरेक्शन कोसाइन होने के लिए एक कंडीशन जरूरी होती है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक कंडीशन होती है, तो क्या कंडीशन है वो अपन निकालते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वैसे आसानी से याद हो जाती है। ये अपन ने थ्री डायमेंशन स्पेस लिया, वही अपनी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। इस पर अपन वही एक पॉइंट लेते हैं हवा में, ये अपन ने एक लाइन ली या एक पॉइंट लिया P, इसके कोऑर्डिनेट अपन ने रखे A, B एंड C। क्लियर है ये चीज? ये पॉइंट है अपने पास M। लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो PM है वो एक्स एक्सिस पर कैसी है, परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस से मान लो कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। ये ओरिजिन हो गया अपने पास, ओरिजिन से एम तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए, क्योंकि जब अपन को पी पॉइंट पे पहुंचना है तो अपन को एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस ही चलना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में बी और जेड डायरेक्शन में डी, इस तरीके से काम बनेगा। तो ये अपने पास ए हो गया। अगर ओपी की बात करें तो ओपी जो है, ओपी ये कितना आएगा अपने पास, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये ओपी आएगा अपने पास। अब देखो इन ट्रैंगल ओपीएम, ओपीएम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है अपने पास, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या, हाइपोटेनियस, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और एंगल से लगी हुई साइड क्या है, बेस। हमें बेस पता है ए है, हाइपोटेनियस हमको पता है, तो अपन कौन सी रिलेशन लगाएं, कॉस की। तो अगर अपन कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बेस, और हाइपोटेनियस कितना है, ओपी, और ओपी की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? सिमिलरली यदि अपन कॉस बीटा निकालें, कॉस बीटा का मतलब क्या हो गया, ये लाइन वाई एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका कॉस। ठीक, अब इसको अपन डायग्राम में तो बना नहीं सकते, अपन इसी को देखकर इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। कॉस अल्फा में ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया है। जब ट्रायंगल बना के कॉस बीटा निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली यदि अपन कॉस सी निकालेंगे, कॉस गामा, तो ये अपने पास आएगा सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉस अल्फा आ गया, कॉस बीटा आ गया, कॉस गामा आ गया। ठीक,
अब अपन क्या करते हैं, इन तीनों का स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं। इन तीनों को क्या करते हैं अपन, स्क्वायर और ऐड करते हैं। तो देखो क्या आएगा, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग। जब अपन स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो देखो लेफ्ट में तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आएगा या नहीं आएगा। अब राइट में देखो, तीनों में जब स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब तीनों के डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा जब ऐड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही कर लेते हैं। अब ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर अपॉन दिस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की बी स्क्वायर अपॉन दिस प्लस कॉस स्क्वायर गामा की सी स्क्वायर अपॉन दिस। तो आप देख रहे हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अपने पास कैंसिल हो गया, ये अपने पास क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा अपने पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू कितना, 1। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास एक रिलेशन निकल के आ गई। क्या रिलेशन निकल के आ गई, क्या रिलेशन निकल के आ गई, यदि अल्फा बीटा गामा, यदि अल्फा बीटा या अपन बोले कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, तो इन तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तारा बना लेना यहाँ पे। अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो उनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। तो यही अपने पास नेसेसरी कंडीशन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि बताओ 1/2 1/√2 एंड 3/4, क्या ये किसी लाइन के डीसीज हो सकते हैं। तो डीसीज के लिए कंडीशन क्या है कि उनके स्क्वायर का सम हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। अब यहाँ पे देखो, अगर इन तीनों के स्क्वायर का सम निकालोगे और वो 1 आ गया, वो कितना आ गया, 1, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये किसी लाइन के डीसीज हो सकते हैं। और यदि ये 1 नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे कि ये किसी भी लाइन के, कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जिसके ये डीसीज हो। तो करके देखो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 3/4 का स्क्वायर 9/16। इनको यदि अपन ऐड करें तो डिनोमिनेटर में 4, 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16, 16/4 4, 16/2 8 प्लस का 9। तो ये कितना आ गया, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 4 21/16। क्लियर है ये चीज, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते। क्लियर है ये चीज। तो ये तुम्हें याद रखना है बहुत अच्छे से कि किसी भी लाइन के डीसीज होने के लिए उनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यहां तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। पहले पीईटी का एग्जाम हुआ करता था, उसमें तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते थे इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो। क्वेश्चन फर्स्ट छोटे छोटे से हैं, एक एक लाइन के, कि इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर डीसीज ऑफ अ लाइन, ये किसी लाइन के क्या हैं, डीसीज हैं। अब इसमें देन अब पूछ लिया उनने, बताओ देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। बोले भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये किसी लाइन के डीसीज हैं, और आपसे क्या पूछा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो, अगर ये किसी लाइन के क्या हैं, डीसीज हैं, तो अपन को ये तो पता है कि ये क्या, इनके स्क्वायर का सम कितना होगा, 1 के इक्वल। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब अपन को निकालना क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा।
तो अपन क्या करते हैं, इन सारे कॉस स्क्वायर के टर्म को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया अपने पास 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज, इसको उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज किसके इक्वल, 2 के इक्वल। क्लियर है। एक ये क्वेश्चन पीईटी में खूब पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव में कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा किसी लाइन के डीसीस हैं तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना। एमपी बोर्ड में सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में। दूसरा इसी में क्या क्वेश्चन बनता है, इसी के अंदर, ठीक है ना, इसी के अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है, यही दे रखा होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये लाइन के डीसीस हैं, ठीक है ना। ये ऐसा भी बोल देता है कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, तो एक ही मतलब हुआ, जब अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो उन्हीं के क्या कॉस वही तो होते हैं डीसीस, तो सेम चीज है, ये लिखे या फिर वो एंगल के टर्म्स में लिखे। अब दूसरा इसमें क्या पूछ सकता है कि अगर ऐसा है तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसकी वैल्यू निकालो। अब ये भी सिंपल है। अब जब अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपन इनमें इसमें भी क्या करते हैं कि हर एक को किसके टर्म्स में लिख लेते हैं, cos के टर्म्स में, cos स्क्वायर अल्फा के टर्म्स में, है ना। तो cos स्क्वायर 2 अल्फा को क्या लिखेंगे अपन, cos 2 थीटा का फॉर्मूला शायद आता होगा आपको, cos 2 थीटा का नहीं आता तो मैं लिख देता हूं, cos 2 थीटा का cos के टर्म्स में क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहां पर अपन cos 2 अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा की जगह 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। क्लियर है यहां तक। cos स्क्वायर वाली टर्म एक साथ रखो, 1 को अलग पटको, तो ये आ गया 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। क्लियर। और -1 तो ये आ गया माइनस का 3। अब इसकी जगह तो क्या लिख सकते हैं अपन 1, तो ये आ गया अपने पास 2 टाइम्स 1 माइनस का 3, तो 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो दूसरा ये भी पूछ लेते थे, है ना, कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू निकालो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और कैसे पूछ सकते हैं इसके अंदर, सेम ऐसे ही दे रखा है कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा डीसीज ऑफ अ लाइन। अब तीसरा इसमें वो पूछ ले आपसे कैसे, कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस का cos स्क्वायर गामा, बोले इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके अंदर आप देखो, दो साइन है एक cos है, हमें cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा चाहिए होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा को ये लिख सकते, कन्वर्ट कर लेंगे अपन किसमें, cos स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा अपने पास cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस का cos स्क्वायर गामा, 1 प्लस 1 2 माइनस, यहां पर अपन ने एक माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस का cos स्क्वायर गामा, इसकी जगह क्या लिखोगे 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 माइनस 1 दैट इज 1, है ना। तो आप देख रहे हो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव में बना सकता है। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे, पीईटी में पूछे जाते थे, और अब जो है वो आपके स्टेट बोर्ड में स्कूल बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डीसीज के ऊपर, जैसे मान लो दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, बोला कि इफ
इफ अ लाइन, एक लाइन है, मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, कॉमा 120 डिग्री विथ वाई एक्सिस, then find the angle make by line with, किसके साथ निकालना है, z एक्सिस, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर एक लाइन है जो x एक्सिस से 30 एंगल बना रही है, y एक्सिस से कुछ एंगल दे देगा, पूछ लेगा z एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, मतलब 3 एंगल में से 2 की वैल्यू वो दे देगा आपको और फिर पूछेगा कि तीसरे एंगल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या दे रखा है, अगर लाइन x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि अल्फा जो है वो कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि अपन ने क्या माना था कि अल्फा ही है जो एक्स एक्सिस से लाइन एक्स एक्सिस के संग एंगल बन रहा है ना। वाई एक्सिस के संग एंगल कितना बन रहा है अपने पास 120, इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री। ये स्टैंडर्ड है अपने पास, चेंज नहीं करना इसको आप, है ना। अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बना रही है, बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा हो, गामा जेड एक्सिस। ऐसा नहीं सर हमारी तो मर्जी, हम तो है ना एक्स एक्सिस के संग बीटा लेंगे, ऐसा नहीं। एक्स एक्स पूरी दुनिया क्या लेती है, अल्फा बीटा गामा लेती है, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ आपको भी वही फॉलो करना है, ठीक है ना, दुनिया से हटके काम नहीं करना अपन को। अब अपन को क्या निकालना है कि लाइन जो है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, मतलब गामा निकालना है, क्लियर है ये चीज। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, वही रिलेशन यूज करेंगे क्या कि सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हम जानते हैं किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, ये पढ़ा है अपन ने। अब अल्फा की जगह 30 रखोगे तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना 3/4, क्लियर है, प्लस cos स्क्वायर बीटा, cos बीटा की वैल्यू कितनी है 120 अगर रखेंगे अपन यहाँ पे तो कितना आएगा अपने पास cos 60 हो जाएगा ना, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1/2, है ना, -1/2 होगी, उसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू कितना 1, क्लियर है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 120, ठीक है ना। अब 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 1, कॉस स्क्वायर गामा दिस इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई 0। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है जब एंगल 90 हो, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि गामा कितना आ जाएगा अपने पास π/2, क्लियर है ये चीज। तो इसी तरीके से आपको 3 में से 2 एंगल दे रखे होंगे और पूछा जाएगा कि तीसरा एंगल क्या है, हमेशा अपन को इसी रिलेशन का यूज करना है। आ रही है बात समझ में, अलग अलग टाइप से आ सकता है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपके पास कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 120, वाई एक्सिस से 60, तब अपन को बताना है कि जेड एक्सिस से कितना एंगल बनेगा। तो अगर मान लो इसको अपन 60 एंगल कर दें, इसको अपने पास 120 रहने दिया, अब अपन को बताना है कि कितना एंगल बनाएगी जेड एक्सिस के साथ, तो क्या करेंगे अब इसके अंदर यही रिलेशन यूज करना है, सेम ये रिलेशन यूज होगी। अब क्या होगा cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, है ना, cos 120 -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा दिस इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा अपने पास cos स्क्वायर गामा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 कितना 1/2, तो cos स्क्वायर गामा ये कितना आ गया अपने पास 1/2। अब cos गामा की वैल्यू निकालनी है, तो cos गामा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास प्लस माइनस 1/√2, क्लियर है ये चीज। अब देखो cos गामा की वैल्यू प्लस 1/√2 भी ले सकते हैं और माइनस 1/√2 भी ले सकते हैं। जब cos की वैल्यू प्लस 1/√2 होगी तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4, मतलब 45 डिग्री, और जब अपने पास cos गामा की वैल्यू -1/√2 होगी तब एंगल कितना आएगा π - π/4 दैट इज
3 पाई बाय 4। क्लियर है ये चीज? तो दूसरा अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये भी आप आसानी से कर लोगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना। नोट करते चलना साथ साथ ये क्वेश्चन। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपको रिजल्ट भी याद रखना है कि ऐसी कितनी लाइन हो सकती हैं, ऐसी कितनी लाइन, या पहले तो ये बताएं कि अगर कोई लाइन तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रहा है तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या बन सकता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बराबर एंगल अगर कोई लाइन बना रही है तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। ठीक है ना। तो देखो अपन को जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बराबर एंगल बन रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा ये तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और इन तीनों को अपन एक एंगल के इक्वल मान लेते हैं, किसके, थीटा। लेट इट इज इक्वल टू थीटा। अब अपन को क्या पता है कि इनके जो कॉस होंगे उनके स्क्वायर का सम तो 1 होता है, सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये किसके इक्वल होता है, 1, है ना। और अपन को इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी थी कि तीनों जो है वो इक्वल है, मतलब लाइन जो है तीनों एक्सिस के संग बराबर एंगल बना रही है। अब अपन अल्फा बीटा गामा इसकी जगह क्या रख देते हैं, थीटा। तो क्या आएगा अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के इक्वल। ये कितना हो गया, 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। आ रही है बात समझ में। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√3। अब देखो अपने पास कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा के इक्वल। कॉस बीटा जो है ये भी किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल। और कॉस गामा की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, कॉस थीटा के इक्वल। ये तीनों किसके इक्वल आएंगे, प्लस माइनस 1/√3। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 1/√3, है ना। इसकी वैल्यू भी कितनी आई है अपने पास, प्लस माइनस 1/√3, और इसकी वैल्यू भी आई है प्लस माइनस 1/√3। आ रही है बात समझ में। अब अपन से पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, ये तो अपने पास क्या निकल के आ गए, डायरेक्शन। आपसे अगर कोई पूछे कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। ये तो आ गया समझ में। अब दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है कि ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं, ऐसी कितनी लाइन हो सकती हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंक्लाइंड हो, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर एंगल बनाए। ठीक है ना। ऐसी कितनी लाइन हो सकती हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर एंगल बनाए। अब देखो ये अपने पास वैल्यू निकल के आई है, इसमें क्या प्लस माइनस के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखना इससे एक नई चीज आपको पता लगेगी। 1/√3 सब प्लस प्लस ले लें, 1/√3 1/√3 1/√3, एक तो कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, तीनों प्लस ले लें, या फिर इसको माइनस लें, माइनस 1/√3, इन दोनों को प्लस प्लस। ठीक है ना, इन दोनों को अपने पास प्लस प्लस। फिर क्या हो सकता है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है ना, और z वाला भी प्लस, मतलब अपन एक बार में एक को माइनस कर रहे हैं। या फिर एक्स और कॉस अल्फा कॉस बीटा पॉजिटिव और कॉस गामा नेगेटिव, ये भी हो सकता है अपने पास। ठीक, अब ये तो बन गए चार और कैसे बन सकते हैं, इन सब में अब क्या करो, माइनस का मल्टीप्लाई करते जाओ। तो इसमें पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3 और माइनस का 1/√3। ठीक, यहां पर माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो 1/√3 माइनस का 1/√3 और माइनस का 1/√3। सिमिलरली इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1/√3 1/√3 एंड माइनस 1/√3, और फाइनली लास्ट जो बनेगा वो क्या आएगा, माइनस का 1/√3 माइनस का 1/√3 और 1/√3। तो कुल मिला के अपने पास प्लस माइनस के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अरे बस समझ में,
प्लस माइनस के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और मैंने एक फिक्स पैटर्न पे लिखे हो, क्यों लिखे अभी आपको समझ में आएगा। अब इसके अंदर अपने पास 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो कोई बोलेगा कि सर 8 ऐसी लाइंस हो सकती हैं, 8 ऐसी लाइन हो सकती हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंक्लाइंड होंगी, ठीक है कि नहीं है। इसको आप सोचना, मन में डायग्राम बनाना है या कॉपी पे डायग्राम बनाना कि ऐसी 8 लाइन हो सकती है, नहीं, ऐसी सिर्फ 4 ही लाइंस निकल के आएंगी, ऐसी सिर्फ 4 ही लाइंस निकल के आएंगी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या होंगी, इक्वली इंक्लाइंड होंगी। आ रही बात समझ में, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंक्लाइंड होंगी। अब अगर 4 ही लाइन है तो ये 8 क्यों आ रहे हैं, ये 8 क्यों आ रहे हैं, तो इसके लिए अब एक प्रॉपर्टी है, इसके लिए अब एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी। क्या, नोट करके लिखना कि इफ cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा are DCs of a line, ये किसी लाइन के क्या है, DCs हैं, then माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा are या will be the DCs of same line, ठीक। क्या मतलब हुआ इसका, यदि cos अल्फा cos बीटा cos गामा किसी लाइन के क्या हैं, DCs हैं, ये किसी लाइन के क्या हैं अपने पास, DCs हैं, तो इनमें यदि मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा, ये भी क्या होंगे, उसी लाइन के, ये कोई अलग लाइन के DCs नहीं होंगे, उसी लाइन के DCs होंगे। मतलब मान लो ये अपने पास एक लाइन है और इस लाइन के DCs हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो अगर इसमें मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम इसी लाइन की क्या कहलाएंगे, DCs कहलाएंगे, ठीक। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखो इसका लॉजिक क्या है, यदि कोई लाइन जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक, और ये दूसरी लाइन, ये एंगल मैंने बोला 30 डिग्री बन रहा है। अब जब ये लाइन इस लाइन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो साथ ही साथ दूसरा एंगल क्या बनाएगी, 150 डिग्री का बनाएगी या नहीं। अरे बात समझ में, अगर कोई लाइन इससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो साथ ही साथ 150 का भी बनाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है तो उसी साथ साथ वो पाई माइनस अल्फा एंगल भी तो बना रही होगी, 180 माइनस अल्फा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है तो साथ ही साथ एक्स एक्सिस से पाई माइनस अल्फा भी बन रहा होगा या नहीं। अगर ये आपके पास अल्फा बन रहा है तो ये क्या बन रहा होगा, पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली वाई एक्सिस से बीटा अगर बन रहा है तो पाई माइनस बीटा भी बन रहा होगा, और अगर गामा बन रहा है तो पाई माइनस गामा भी बन रहा होगा। क्लियर है ये चीज। अब अपन क्या करें, इनके कॉस ले लें, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन क्या थी कि कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहे हैं उनके कॉस, तो जब अल्फा बीटा एंगल बना रहे हैं तो साथ ही साथ ये एंगल भी तो बना रहे हैं, ये एंगल भी तो बना रहे हैं ना, इनका क्या दोष है कि इनको नहीं लें अपन। तो क्या करेंगे, इनका अपन कॉस ले लेंगे। तो जब अपन इनका कॉस लेंगे तो क्या आएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा, ये आएगा या नहीं आएगा। अब कॉस पाई माइनस अल्फा क्या हुआ, माइनस का कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड माइनस का कॉस गामा। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब अपन क्या बोले कि यदि अल्फा बीटा गामा एंगल बन रहा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उस लाइन के क्या हो गए, DCs हो गए, और साथ ही साथ क्या एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो इसका मतलब माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा ये भी उसी लाइन के DCs हो गए। आ रही है बात समझ में। तो अगर किसी लाइन के DCs में अपन माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आप याद रखें, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि किसी एक में मल्टीप्लाई किया दो में किया ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि बोले कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये किसी लाइन के DCs थे, अपन ने सिर्फ कॉस अल्फा में माइनस का मल्टीप्लाई किया और बाकी कॉस बीटा कॉस गामा में किया ही नहीं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। आ रही है बात समझ में। करेंगे तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब क्या होगा अपने पास, ये अपने पास 1/√3 1/√3 1/√3 थे, इनमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएंगे या नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, ये कोई अलग अलग लाइन के DCs नहीं है, ये सेम लाइन के DCs हैं।
सिमिलरली इन दोनों की अगर बात करें तो ये भी अपने पास सेम लाइन के डीसीज हैं। अगर अपन इन दोनों की बात करें तो ये भी सेम लाइन के डीसीज हैं। देख लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा या नहीं? अभी प्लस माइनस प्लस है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है, मैंने इसी हिसाब से लिखा था यहाँ पे। और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी एक है। तो अब देखो कुल मिला के कितनी लाइन्स हुई? 4 लाइन्स हुई। तो अगर कोई पूछे कि ऐसी कितनी लाइन हो सकती हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बराबर एंगल बनाएगी, तो अपना आंसर क्या होगा? 4 लाइन्स, है ना। और उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो अपन बोलेंगे प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है? तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जिस वैरायटी के क्वेश्चन बने हैं वो आपको बता दिए हैं। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, बहुत मतलब डीप में अपन देखते जाएंगे इसको, है ना। बेसिक लेकिन यही है, इसका बेसिक जो है, स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से है। क्लियर? अब नेक्स्ट अपने पास क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है डायरेक्शन रेशियोज। अब भाई ये डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? अभी तो डायरेक्शन कोसाइन से निपटे हैं। डायरेक्शन रेशियोज, ठीक। अब इसको भी अच्छे से समझो। इसको शॉर्ट में बोला जाता है डीआर। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीआर। डॉक्टर नहीं है, डीआर, ठीक है। अब डीआर की डेफिनेशन क्या है? इफ एल एम एन, ये एल एम एन क्या होते हैं? लाइन के डीसी। इफ एल कॉमा एम कॉमा एन आर डीसीज ऑफ अ लाइन, ये क्या है? किसी लाइन के डीसीज हैं। एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री नंबर्स सच दैट एबीसी क्या है? 3 नंबर्स हैं। सच दैट, कैसे नंबर? सच दैट एल अपॉन ए, एम अपॉन बी और एन अपॉन सी, ये रेशियो क्या हो जाए अपने पास? इक्वल हो जाए। एल एम एन किसी लाइन के क्या है अपने पास? डायरेक्शन कोसाइन। अरे बात समझ में? अब अपन ने एबीसी 3 ऐसे नंबर लिए जिसके कारण एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी का रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो एबीसी जो है वो क्या कहलाएंगे? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। मतलब 3 ऐसे नंबर जिसके ये रेशियो जो है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? डायरेक्शन रेशियो, है ना। इसकी वैसी कोई डेफिनेशन नहीं है जैसी अपने डीसीज की पढ़ी थी कि एंगल जो बन रहे हैं उनका कॉस ले लिया जाए तो वो डीसीज होते हैं, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सिंपली 3 ऐसे नंबर हैं जिसके कारण एल, एम और एन जो है वो सेम रेशियो में आ जाते हैं, सेम प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। आ रही है बात समझ में? अब इसको एग्जाम्पल से समझो तो और क्लियर होगा। अभी है ना एकदम से क्लियर नहीं होता, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। मान लो 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3, ये जो है वो किसी लाइन के क्या हो सकते हैं? डीसीज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? पहले तो ये देखो, इनके स्क्वायर का सम अगर 1 है तो वो डीसीज होंगे, और अपने निकाला भी था अभी, है ना। ये ऐसी लाइन के डीसीज होंगे जो चारों से इक्वल इंक्लाइन, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंक्लाइंड है। अब ये एल, ये एम, ये एन, क्या तीनों इक्वल है? अभी क्या अभी ये तीनों इक्वल है? एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन लिख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर अपन ए बी सी 3 ऐसे नंबर ले लें, मान लो ए की वैल्यू ली 1, बी की वैल्यू अपन ने ली -1, सी की वैल्यू ली अपन ने 1, है ना। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1, तो ये नंबर का रेशियो क्या आएगा? देन अब एल अपॉन ए मतलब 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 एंड 1/√3 डिवाइडेड बाय 1। अब सॉरी -1 था यहाँ पे। अब बताओ ये तीनों इक्वल होगा या नहीं होगा? अब ये तीनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए, सेम रेशियो आ गया या नहीं आ गया? तो ये जो 3 नंबर हैं 1 -1 1, ये क्या कहलाएंगे? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। ये क्या कहलाएंगे? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अब कोई बच्चा बोले कि सर 1 -1 1 आपने लिया,
क्या अपन 2 माइनस 2 ले सकते हैं? तो चेक करो, यहां पर अगर मैं 2 माइनस 2 रख लूं तो भी यह रेशो सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब 2 माइनस 2 और 2 भी इस लाइन के डीआर्स हो सकते हैं, है ना। एक ही लाइन के 1 माइनस 1 1 ये भी डीआर्स थे, 2 माइनस 2 भी डीआर्स है। बोले नहीं सर हम ये नहीं रखेंगे, हम तो रखेंगे माइनस 100 100 और 100 माइनस 100, ये अपन ने रखा 100 माइनस 100 100 एंड माइनस 100, तो रख लो भैया, क्या दिक्कत है। 100 माइनस का, यहां पर 100 और यहां पर माइनस का 100, क्या ये भी अभी ये अब इक्वल है? अभी भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी लाइन के क्या होंगे? डीआर्स होंगे। तो इसका मतलब ऐसे कितने डीआर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ऐसे कितने डीआर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। यहां पर आप कुछ भी रखते जाओ, माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स, एक्स कुछ भी रखो, एक्स जो है वो कुछ भी रखो। तो इसका मतलब जब अपने पास ढेर सारी वैल्यू रख सकते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि किसी भी लाइन के इनफाइनाइट डीआर्स हो सकते हैं। किसी भी लाइन के कितने डीआर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट डीआर्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन डीसीज जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, याद रखना। किसी भी लाइन के इनफाइनाइट डीआर्स हो सकते हैं, लेकिन डीसीज जो होंगे वो यूनिक होंगे। क्यों? क्योंकि डीसीज क्या थे? जो एंगल बन रहे हैं उनका कॉस। अब जो एंगल बन रहा है वो फिक्स एंगल होगा और उसके कॉस की भी फिक्स वैल्यू होगी, तो वो तो चेंज हो नहीं सकती बार बार। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन रेशोज जो हैं वो अपने पास क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कोई बोले कि सर क्या अपन ये वैल्यू ले लें, 1/√3, ए की जगह 1/√3, बी की जगह -1/√3 और इसकी जगह भी 1/√3, तो बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि अभी भी रेशो कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन रेशोज बोल सकते हैं। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, मतलब ये, इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन रेशोज। अरे बस समझ में। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस अपन ये बोल सकते हैं या नहीं कि एबीसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस को अपन डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को अपन डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्लियर है ये चीज? डायरेक्शन रेशियोज को क्या अपन इसको बोल सकते थे? बोले ये जो है डायरेक्शन रेशियोज तो थे, क्या इनको डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। इनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब इनको अपन डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोल सकते। यार ये बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आई थिंक आपको डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं, सिर्फ 3 ऐसे नंबर हैं जिनके कारण डीसी जो हैं वो सेम प्रपोर्शन में आ जाते हैं, है ना। आगे क्वेश्चंस में और क्लियर होता जाएगा आपको। अब इसमें एक चीज पूछी जाती है कि यदि किसी लाइन के डीआर्स पता हो तो क्या डीसीस निकाल सकते हैं? किसी लाइन के डीआर्स अगर पता है तो क्या डीसी निकाले जा सकते हैं? मैंने बोला कि एक लाइन है जिसके डीआर्स हैं अपने पास 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, ये डीआर्स हैं। अब अपन को निकालना है डीसीस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है डीसीस ऑफ अ लाइन whose dr जिसके अपन को क्या पता है? drs पता है, is a, b, c। अगर अपन को डीसीस दे दिए drs दे दिए जाएं तो अपन को क्या निकालना है? डीसीस ऑफ अ लाइन whose drs is abc। abc गिवन होंगे। अब कैसे निकालें भाई? तो देखो, अपन ने मान लिया कि लेट a, b, c are DCs ऑफ अ लाइन। ये क्या है? लाइन के डीसीस हैं। क्लियर है ये चीज? एबीसी नहीं, LMN, ये क्या है? किसी लाइन के डीसीस हैं। अब जब ये किसी लाइन उस लाइन के डीसीस हैं, ये इस लाइन के क्या है? डीसीस हैं, और एबीसी क्या है? डीआरस हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं? देन L अपॉन ए, M अपॉन बी, N अपॉन सी, ये इक्वल होगा या नहीं होगा? यही तो पढ़ा अपन ने कि अगर LMN किसी लाइन के क्या है? डीसीस हैं, और ABC उसी लाइन के क्या है? डीआर्स हैं, तो ये सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। आ रही है बस समझ में?
और यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है कि ए बी जो एल एम एन है वो उसी लाइन के क्या है, डीसी से, है ना, एल एम एन आर डीसी ऑफ अ लाइन, गिवन लाइन। अब अगर मैं इसको किसके इक्वल मान लूं, के इक्वल, इसको मैं किसके इक्वल मान लिया, के इक्वल, लेट इट इज इक्वल टू के। अब देखो एल अपॉन ए इसको के इक्वल रखो, एम अपॉन बी इसको के इक्वल रखो, और एन अपॉन सी इसको के इक्वल रखो, तो क्या आएगा, एल अपॉन ए इज इक्वल टू के, तो एल इज इक्वल टू ए इंटू के, एम की वैल्यू क्या आएगी, बी इंटू के, और एन की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, सी इंटू के। क्लियर है, यही निकालना है अपन को एल एम एन, और ए बी सी तो पता है। अब देखो अगर के पता लग जाए तो अपन को एल एम एन पता लग जाएंगे, एल एम एन अपन को निकालने हैं, ए बी सी अपन को दिए जाएंगे, 1 2 3 दे दिए मान लो। अब अगर के पता लग जाए तो अपन को डायरेक्शन कोसाइंस पता लग जाएंगे। अब के की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो देखो सिंस एल एम एन आर डीसीस, ये क्या है, लाइन के डीसीस है या नहीं है, ये क्या है, लाइन के डीसीस है। देयरफॉर इनके स्क्वायर का सम भाई क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कितना होगा, 1। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, रख दो भाई वैल्यू, तो एल की जगह ए इंटू के, तो ये आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम की जगह बी स्क्वायर के स्क्वायर, एन स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर के स्क्वायर, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 1। ये क्या है अपने पास, के स्क्वायर है। तो बताओ के की वैल्यू क्या निकल के आ गई, के इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो के की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बार बार इतना बड़ा ना लिखते हुए इसको मैं ये लिख दूंगा, 1 अपॉन रूट ऑफ सिग्मा ए स्क्वायर। सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब ही ये है क्या, रूट के मतलब रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए ये चीज। तो ये आ गई के की वैल्यू। देयरफॉर अब अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एल कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए इंटू के था, के की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, प्लस माइनस 1, है ना। तो ये आएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर, एम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर, और एन की वैल्यू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। तो देखो अगर अपन को डायरेक्शन रेशियोज पता है तो अपन डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर फॉर्मूला है, देखने में लग रहा है ना, बहुत सिंपल है, ये तो आगे समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको एक अप्लाई कैसे करें अपन, करा कुछ भी नहीं है अपन ने, जो डायरेक्शन रेशियो थे, डायरेक्शन रेशियो देखो करा क्या अपन ने, डायरेक्शन रेशियो थे ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियो थे। अपन से क्या पूछा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो अपन को डिवाइड किससे करना है, रूट ऑफ इन्हीं के स्क्वायर के सम से, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी से डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी, यही काम करना है या नहीं। और साथ में क्या लगा देना है अपन को, प्लस माइनस, साथ में क्या लगा देना है, प्लस माइनस। तो क्या करेंगे अपन, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इफ -2 3 4 आर drs ऑफ अ लाइन, ये क्या है, लाइन के drs है। देन फाइंड डीसीस, तो अपन को क्या निकालने हैं, डीसीस। क्लियर है ये चीज। अब स्कूल में तो इतना लंबा करके बताओगे पूरा कि मानोगे लेट एल एम एन, ये क्या है, लाइन के डीसीस है, अरे ना। और उसका एल अपॉन -2 इक्वल टू एम अपॉन 3 इक्वल टू एन अपॉन 4, वो पूरा ब्ला ब्ला जो भी अपन ने किया था वो सब करेंगे। अभी डायरेक्ट अपन को निकालना है कि भाई आंसर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले इन तीनों को अपन को डिवाइड किससे करना है, मतलब
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस सी की वैल्यू निकालें या नहीं, तो ये क्या आएगी अपने पास, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये हो गया अपने पास 25 और 4 29, तो ये आ गया रूट के अंदर 29। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या आएंगे अपने पास, माइनस का 2 अपॉन रूट 29, फिर 3 अपॉन रूट 29 एंड 4 अपॉन रूट का 29। आ रही है बात समझ में, और इसके अंदर प्लस माइनस लगाना है। अब देखो यहां प्लस माइनस लगाओगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो माइनस प्लस आएगा लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ माइनस लोगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, और जब प्लस लोगे तो यहाँ माइनस माइनस, मतलब या तो ऊपर वाले साइन लो या तो नीचे वाले साइन लो। आ रही बात समझ में, तो आई थिंक ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि अपन को डायरेक्शन रेशियोज पता है तो अपन डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से निकालेंगे। इसका उल्टा काम नहीं कर सकते, मतलब बोला जाए कि भैया हम डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, मतलब मान लो चलो यही थे, बोला कि 2 अपॉन रूट 29, 3 अपॉन रूट 29 एंड 4 अपॉन रूट 29, बोला कि ये जो है वो किसी लाइन के क्या है, डीसीस हैं, ये क्या है किसी लाइन के डीसीस हैं। अब बोले डीआरस निकालो, तो डीआरस तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो जब इनफाइनाइट हो सकते हैं तो उसको निकाल सकते हैं क्या, कोई कोई आंसर बताएगा, कोई कुछ आंसर बताएगा। जो चीज यूनिक है वो तो निकाल सकते हो, लेकिन जो चीज इनफाइनाइट है वो निकाल सकते हैं क्या, अपन बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अरे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक, तो चलो यहाँ तक के तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे अपन लास्ट में करेंगे, अभी क्या है चीजें समझते चलो। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज अगर पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, छोटी छोटी चीजें इनको पहले क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर करते चलो, है ना। उसके बाद अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट अपने पास आता है डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, ठीक, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिंपल सा बिल्कुल। देखो ये अपने पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट, पहला है ए, ये दिए जाएंगे आपको x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है अपने पास बी, क्या x2 y2 z2। अब अपन को क्या करना है कि इस लाइन के डीआरस बताने, और डीआरस अगर आ गए तो डीसीस पता लग गए, है ना, डीआरस अगर आ गए तो डीसीस पता लग गए। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो एक इसके लिए एक चीज सुनो, उसको समझाएंगे तो बाद में, अभी सुन लो सिर्फ क्या है। अपन कभी कोई वेक्टर लिखते हैं, अपन कभी भी क्या लिखते हैं, कोई वेक्टर लिखते हैं, जैसे मान लो अपन ने क्या लिखा, ए वेक्टर लिखा, अपन ने ए वेक्टर लिख दिया 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। अपन ने कोई एक वेक्टर लिखा, इस वेक्टर में जो i j k के कोफिशिएंट्स होते हैं, इस वेक्टर में या किसी भी वेक्टर में जो i j k के कोफिशिएंट होते हैं, वो कोफिशिएंट उस वेक्टर के क्या कहलाते हैं, डीआर। ऐसा क्यों है ये अपन समझेंगे, है ना, ये अपन बाद में समझेंगे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है क्या, अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो उस वेक्टर में जो i j k के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस लाइन के, उस वेक्टर के डीआर। अब पूछा जाए कि भाई ये जो वेक्टर है इसके डीआर्स क्या होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, इसके डीआर्स होंगे 3 -4 एंड 5, जो कि i j k के क्या है, कोफिशिएंट,
जो क्या है आई जे के कोफिशिएंट है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ये चीज? अब ये यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो यही चीज को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर मैं ए से बी एक एरो बना दूं, ए से बी ये तीर छोड़ा, ये एक एरो बना दूं, अब मैं बोलूं कि बताओ ए बी वेक्टर क्या आएगा, तो ए बी वेक्टर अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही बोलते हैं या नहीं बोलते? तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये तो आप सीख ही गए होगे, कोऑर्डिनेट को वेक्टर में कन्वर्ट करना, पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना। अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आई जे के लगा के ऐड कर दो तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, कोफिशिएंट ले लो सिर्फ आई जे के। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आएगा अपने पास, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। आ रही है बात समझ में? अब आई का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 टाइम्स आई कैप, जे का कोफिशिएंट y2 माइनस y1 टाइम्स जे कैप, और z का कोफिशिएंट के कैप का z2 माइनस z1 टाइम्स के कैप। ये आ गया अपने पास ये भी वेक्टर। अब अभी बताया वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो उस वेक्टर के क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशो। तो अब बताओ यहाँ पे डायरेक्शन रेशो मतलब आई जे के कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट अपने पास हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही है। तो यही अपने पास क्या कहलाएंगे, डी ऑफ लाइन ए। आई बात समझ में? यानी वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट थे वो क्या थे अपने पास, लाइन के या वेक्टर के डी आर। यहाँ पर आई जे के कोफिशिएंट कितने आए हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो इसका मतलब उस लाइन के या ए बी वेक्टर के डी आर अपन क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अब इसमें ये मत समझना कि सर बात वेक्टर की कर रहे हो और लिख लाइन के लिए रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से पार्ट के डीआर्स होंगे, आगे के डीआर्स होंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर लाइन के इतने छोटे से टुकड़े की भी बात करें, लाइन के इतने छोटे से टुकड़े की भी बात करें तो इसके भी वही डीआर्स होंगे जो इतनी बड़ी पूरी लाइन सेगमेंट के। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने भी छोटे पार्ट की बात कर लो उसके डीआर्स वही होंगे जो इस लाइन के हैं। तो देखो अपन ने करा क्या, याद रखने का तरीका, यदि अपन ने जो डीआर्स लिखे हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, मतलब क्या करो, एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, क्या आ जाएंगे अपने पास, डीआर्स आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? अगर अपन एक में से दूसरे के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, डीआर्स आ जाएंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, और ये क्यों है ये भी समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि सर आपने तो बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं, समझाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अपने पास एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 माइनस 1 2, और दूसरा अपने पास है बी, ये दे रखा है 4 2 और 5। अब अपन को क्या करना है कि इस ए बी लाइन के डीआर्स निकालने हैं, इस पूरी लाइन के अपन को क्या निकालने हैं, डीआर्स निकालना है। तो अपन डीआर्स कैसे निकालेंगे, क्या बताया तरीका, एक लाइन के एक पॉइंट में से दूसरे के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे। अब आप b माइनस ए कर लो या a माइनस बी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा। तो देखो अपन ने जैसे b माइनस ए करा तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 1, है ना, या इस तरीके से चलो लिख लो 4 माइनस 3, 2 माइनस माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1, और 5 माइनस का 2। ठीक, तो ये अपने पास क्या आ गया, 1 3 और 3। और यदि एक माइनस बी करते तो क्या आ जाता, -1 -3 -3। तो इसके अंदर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये लिखो या ये लिखो, क्योंकि डीसी इसमें ही बताया माइनस का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डीआर्स में भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज याद रखनी है कि जब आपको एक किसी लाइन के डीआर्स निकालने हो जो ए बी दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या करना है अपन को, एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है। क्लियर है ये चीज? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब
नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल बिटवीन दी लाइंस हुज डीआरस आर गिवन। अभी अपन ने वेक्टर तो पढ़ा था, वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी दिस इक्वल टू कॉस थीटा। अब अपन को क्या करना है, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है जिसके डीआरस पता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डीआरस, या चलो छोड़ो, डीआरस भी गिवन हो सकते हैं और डीसीस भी गिवन हो सकते हैं, है ना। अब देखो, जैसे मान लो एक लाइन है L1, इसके डीआरस अपन को दे रखे हैं A1, B1, C1, और दूसरी लाइन है L2, इसके डीआरस अपन को दे रखे हैं A2, B2, C2, ठीक है ना। ये अपन को दोनों लाइनों के क्या दे रखे हैं, डीआरस दे रखे हैं। अब अपन से पूछ रहा है कि बताओ भाई दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ये लाइन मान लो हो गई L1, ये लाइन हो गई अपने पास L2, ठीक, ये L2 लाइन हो गई। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, लेकिन अपन हमेशा एक्यूट एंगल बताते हैं। अब ये दोनों लाइनों के क्या दे रखे हैं, डीआरस दे रखे हैं। अब हमें एंगल निकालने का जो तरीका पता है यार, वो तो वेक्टर फॉर्म में पता है। तो अपन क्या करते हैं, इनको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अभी अपन ने इसके पहले पढ़ा कि किसी भी वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वही डीआरस कहलाते हैं। तो इसका मतलब जो डीआरस होंगे वही एक्चुअली आई जे के कोफिशिएंट होंगे या नहीं। तो अगर अपन इस लाइन L1 को एक वेक्टर मान लें तो L1 वेक्टर क्या लिखेंगे, L1 वेक्टर A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, ये लिखेंगे अपन L1। और L2 क्या लिखोगे, A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस का C2 k कैप। मतलब अपन ने क्या करा, लाइनों को वेक्टर फॉर्म में कर लिया, कुछ ज्यादा स्पेशल काम नहीं किया। डीआरस गिवन थे तो उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अपन को इनके बीच का एंगल निकालना है, तो वेक्टर में तो अपन भली बात ही जानती हैं कैसे एंगल निकालते हैं, है ना। नाउ अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो अपन कॉस थीटा क्या लिखेंगे, L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ L1 वेक्टर मॉड ऑफ L2 वेक्टर, ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा अपने पास, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक। ये मैं क्यों लिख दे रहा हूं, क्योंकि वेक्टर अपन पढ़ा चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं वेक्टर। जिन लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा अभी तक उनको ये सब चीजें कुछ समझ में नहीं आएंगी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले जो वेक्टर्स के लेक्चर बनाए हैं उनको आप देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, है ना, एंगल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें वेक्टर में समझाई है, पहले उसको देखना। अब इन दोनों का मॉड, तो L1 का मॉड कितना आएगा, रूट के अंदर वही A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और मॉड L2 का मतलब क्या हुआ, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर। अरे बस समझ में। तो ये आ गया अपने पास क्या, दो लाइनों के बीच का एंगल, जब अपन को क्या पता हो, उन लाइंस के क्या डीआरस पता हो। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसी को डीसीस के टर्म्स में लिखना हो, है ना, ये पूरा लिख लिया होगा आपने, और नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके पहले लिखते जाओ। अगर इसी को अपन को डीसीस के टर्म्स में लिखना हो, ये तो डीआरस के टर्म्स में लिखा है, तो देखो A1 अपॉन, अगर L1 लाइन के डीसीस क्या मान लें अपन, L1 जो लाइन है इसके डीसीस अपन मान लें L1 M1 और N1, और जो L2 लाइन है इसके डीसीस क्या मान लो, L2 M2 और N2। तो देखो L1 में L1 M1 N1 और A1 B1 C1 में क्या रिलेशन होगी, A1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, मतलब दिस अपॉन ये पूरा अपन लेके चले। अब A1 के नीचे ये रखा, A2 के नीचे ये रखा, अरे बस में A1 के नीचे ये रखा, A2 के नीचे ये रखा, A1 अपॉन दिस, ये L1 कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा, L1 ऐसे निकाला था, जब डी आर्स पता है तो डी सी कैसे निकालते हैं, याद करो। तो अपन A1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, L1। A2 अपॉन उसकी जगह L2। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली B1 B2 को भी इन दोनों के से डिवाइड करना है, तो B1 के नीचे ये रखो, B2 के नीचे ये रखो, तो क्या आएगा अपने पास, B1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे M1, और B2 अपॉन इसकी जगह क्या लिखेंगे, M2। सिमिलरली C1 अपॉन दिस, इसकी जगह क्या लिखोगे, N1, और C2 अपॉन दिस, इसकी जगह क्या लिखोगे, N। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसके टर्म्स में, डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में। क्लियर है। तो बहुत भारी फॉर्मूला नहीं है, यही सेम फॉर्मूला अपन को इस चैप्टर में 3 जगह पढ़ना है। एक तो यहाँ बेसिक बता दिया, इसके बाद अपन अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। अपन अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे है ना, आज के लेक्चर में नहीं, बाद में अगला चैप्टर जो अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, उसमें ये फॉर्मूला आएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्लेन, उसमें सेम ये फॉर्मूला आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्लेन एंड लाइन, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा यूज होगा। अरे बस में तो इतनी बार यूज होगा आपको अपने आप याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो एक अपने पास डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में ये है और डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में ये है। अब इसके अंदर आपसे अगर कंडीशन पूछे कि दो लाइंस यदि परपेंडिकुलर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआर्स में क्या रिलेशन होगी या डीसीस में क्या रिलेशन होगी। तो यहीं से देखो, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो गई मतलब थीटा क्या हो गया, 90 हो गया, और cos 90 की वैल्यू दुनिया जानती है क्या होती है, 0। तो इसका मतलब ये 0, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू 0। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। और यहां से देखो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा स्टार बना के 3-4 तारे बना के लिखा जाए, क्या है ना, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, चलो ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये क्या होगा, 0 के इक्वल। या अगर अपन डीसीज के टर्म्स में बात करें तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस का N1 N2 ये किसके इक्वल होगा, 0। ये लगभग अपन को हर क्वेश्चन में काम आएगा, मतलब ऐसे समझ लो 10 में से 8 क्वेश्चन में ये चीज काम में आएगी, है ना, लगेगी उसमें। तो कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डी आर्स के प्रोडक्ट का सम, डी आर्स के प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए, फॉर एग्जांपल बोला कि दो लाइन है, डी आर्स हैं उसके 3 1 -2 एंड लैम्डा कॉमा 1 कॉमा 5, ये तो सबसे बेसिक चीज है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, लैम्डा कॉमा 1 कॉमा 5, और ये लिखा है 3 1 एंड -2। अब बोला कि ये दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। अब जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं और ये उन लाइंस के डीआर्स हैं, ये क्या है, लाइन के डीआर्स, तो क्या रिलेशन होगी कि इनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम, मतलब 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस -2 इंटू माइनस का सॉरी -2 इंटू माइनस का 10, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। तो 3 लैम्डा कितना आ जाएगा, 9। तो लैम्डा कितना आ गया अपने पास, 3। आ रही बात समझ में। तो ये तो एक्चुअली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होगा, है ना, ये कंडीशन कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआर्स के प्रोडक्ट का सम 0 या डीसीज के प्रोडक्ट का सम भी क्या बोल सकते हैं, 0 के इक्वल। और दूसरी कंडीशन जो है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी खास नहीं है, कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस कैसी हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, है ना। ये अपने पास L1 लाइन है, ये अपने पास L2 लाइन है। डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं थी इसमें कि सर आपने ऐसा डायग्राम नहीं बनाया, हमें समझ में नहीं आया, ये L1 है ये L2 है, ऐसा तो कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर की तो समझ में आ गई होगी। अब दो लाइन है पैरेलल हैं, इनमें क्या रिलेशन होगी,
तो इसमें अपने पास आएगा A1 अपॉन A2, दिस इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब उनके DRs क्या होंगे अपने पास, सेम प्रपोर्शन में होंगे। क्लियर है ये चीज? जब दोनों लाइन भाई सेम है ना, पैरेलल हैं, तो जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे देखो क्या होता है 3D में डायरेक्शन कोसाइन और 2D में स्लोप, ये सेम होते हैं। शायद ये लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि जो 2D में जो काम स्लोप का होता है, 3D में वही काम किसका होता है अपने पास, डायरेक्शन कोसाइंस का, है ना। तो जब 2D में अपन पढ़ते थे कि दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है उनके स्लोप में, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। और परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इक्वल टू -1। यहाँ पर यदि दो लाइंस अपने पास कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होंगे। या डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में बात करो तो क्या बोलोगे कि डायरेक्शन रेशियो इक्वल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन में होंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे अपने पास, प्रपोर्शन में होंगे। जैसे मान लो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हैं 1 2 2, इसके दे रखे हैं 2 4 4। अब ये दोनों सेम ही तो हैं, ये कोई अलग थोड़ी ना है, बस इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। लेकिन अब ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ये इक्वल होंगे, ये इक्वल नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं कि भाई ये सेम प्रपोर्शन में होंगे। तो यहाँ से अब ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, क्या कि यदि दो लाइन, पहले तो एंगल याद रखना है कि दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, जब उनके DRs पता हो या अगर DCs पता हो तो कैसे निकाला जाए। उसके बाद दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके DRs में क्या रिलेशन होगी, और यदि दो पैरेलल हैं तो उनके DRs में क्या कंडीशन होगी। यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको कवर करा दूंगा, है ना। अभी तक जहां तक मुझे याद आ रहा था मैंने करा दिया है। चलिए अब देखते हैं अपन इसके कुछ क्वेश्चन। चलिए अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं, फिर अपन बात की नेक्स्ट लेक्चर पे सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं। अभी अपने ये जो चैप्टर है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, इसको मैंने 4 अध्याय में बांट रखा है। पहला अध्याय खत्म होने वाला है, सिर्फ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो क्वेश्चंस देखो कैसे ऐसे जो अपन ने पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन 1 जैसे क्या दे रखा है, आप साथ साथ लिखते जाना कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक लाइन का जिसके जो कि किससे पास हो रही है। एक तो ये पॉइंट दे रखा है एंड, और एक पॉइंट दे रखा है 1 2 3। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के अपन को क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। ठीक, सिंपल सा है, बहुत इजी है। ये अपने पास लाइन हो गई, है ना। अब एक पॉइंट है इस पर क्या, -2 4 एंड -5, और एक पॉइंट है अपने पास 1 2 3। अब इसके अपन को DCs निकालने हैं। अपन ने सीखा क्या है, DRs निकालना। जब दो पॉइंट दिए हों तो अपन ने क्या सीखा है, DRs निकालना। और जब DRs निकाल लेंगे तो उससे अपन ने क्या सीखा है, DCs निकालना। तो सबसे पहले तो अपन निकालते हैं DRs ऑफ लाइन, DRs ऑफ लाइन। ठीक, जब लाइन के DRs निकालने हैं तो क्या बताया था, एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। तो हम इस वाले कोऑर्डिनेट में से माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस -2 कितना आ जाएगा, 3। 2 माइनस का 4 कितना आ जाएगा, -2। 3 माइनस -5 तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 8। क्लियर है ये चीज। ये अपन को क्या पता लग गए, लाइन के DRs पता लग गए। अब अपन को निकालना क्या है, DCs। तो DCs निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों के स्क्वायर का सम और इसका रूट। तो नाउ DCs, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, DCs ऑफ लाइन 3 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। ये आएगा 64 + 4 68 + 9 77। तो इसका मतलब कुल मिला के अपन को किससे डिवाइड करना है, √77 से। तो √77 से डिवाइड कर दिया, कॉमा -2 अपॉन, इसको भी किससे डिवाइड करना है, √77 से, और 8 अपॉन √77। और साथ में अपन क्या लगा देते थे, प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस लगा दो, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस। अब क्या करो,
या तो प्लस ऊपर वाले साइन लोगे मतलब प्लस माइनस प्लस, या फिर नीचे वाले माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टेक्निक नहीं है इसके अंदर, है ना। ऐसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड। अपन को मान लो 3 पॉइंट दे रखे हैं P, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 3, 2। Q जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 1, 4 और R जो है वो है 3, 3, 5। अब बोला है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ट्रायंगल PQR के वर्टिसेस हैं, ठीक है कि नहीं। ये तीनों पॉइंट जो हैं वो ट्रायंगल PQR के वर्टिसेस हैं। तब अपन से पूछा क्या है, फाइंड एंगल PQR। अपन को एंगल PQR निकालना है, मतलब कुल मिला के एंगल Q निकालना है ट्रायंगल का, है ना। अब एंगल निकालने के लिए तो भाई DR चाहिए, तो DR निकालो, देन उसके बाद एंगल निकालो। वीडियो पॉज करके पहले आप ट्राई करो, आप अपना आंसर निकाल लो, फिर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं तो फिर आप देखना आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। अपन सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये अपन ने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक। ये अपने पास पॉइंट है 6, 3, 2। Q जो पॉइंट है वो है 5, 1, 4 और R जो पॉइंट है वो है 3, 3, 5। अपन को एंगल PQR निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है, कुल मिला के ये वाला एंगल निकालना है, एंगल Q। क्लियर है ये चीज। अब देखो ये जो एंगल है वो इन दो लाइनों के बीच का एंगल है, किसका, PQ और QR का। तो हमें PQ और QR के क्या निकालने पड़ेंगे, DRs। अब जब DRs निकालेंगे तब तो वो फॉर्मूला लगा पाएंगे cos थीटा वाला। तो नाउ DRs ऑफ PQ। अब PQ के DRs निकालने अपन को, तो एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे को माइनस कर दें। 6 माइनस का 5 कितना, 1। 3 माइनस का 1 कितना, 2 एंड 2 माइनस का 4 कितना, -2। ये तो किसके DRs आ गए, PQ के। सिमिलरली अब अपन किसके DRs निकालेंगे, DRs ऑफ QR। QR के DRs निकाले जाएं। अब QR के DRs क्या आएंगे, इसमें से ये माइनस कर दें। देखो किसी में से किसको माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 माइनस का 3 कितना आएगा, 2। फिर 1 माइनस का 3 तो माइनस का 2। 4 माइनस 5 दैट इज -1। ये याद रखना, जैसे x कोऑर्डिनेट निकाला तो 5 माइनस 3 करा, है ना, मतलब इसमें से माइनस कर रहे हैं। अब y कोऑर्डिनेट के लिए ऐसा मत करना कि अपन ने 3 माइनस 1 कर दिया। जब आप दिस माइनस दिस कर रहे हो तो 5 माइनस 3, 1 माइनस 3 एंड 4 माइनस 5। ऐसा नहीं कि एक में 5 माइनस 3 और दूसरे में 3 माइनस 1 कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास PQ और QR के क्या, QR के क्या पता लग गए, DRs पता लग गए। क्लियर है ये चीज। अब इसको जैसे अपन बोल देते हैं कि ये A1, B1 और C1 है, पहली वाली लाइन के DRs, और ये आपके पास A2, B2, C2, ठीक है ना। ये अपने पास दूसरी लाइन की। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को निकालना है इनके बीच का एंगल। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, cos ऑफ एंगल Q, या फिर इसको बोल देते हैं थीटा। ये एंगल अगर अपन ने थीटा माना है तो इसको क्या बोल देंगे, cos थीटा। दिस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, A1 A2। एग्जाम में जब लिखो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सिग्मा A1 स्क्वायर। सिग्मा A1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड रूट ऑफ सिग्मा A2 स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब वैल्यू देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस का 4 प्लस -2 इंटू -1 तो क्या आएगा, प्लस का 2। क्लियर है ये चीज। होल डिवाइडेड बाय, अब देखो यहीं से नजर आ गया, ऊपर क्या बन रहा है, 0। अब नीचे कुछ भी लिखा हो, नीचे कुछ भी लिखा हो, एनी नंबर अदर देन 0 तो आएगा नहीं, अदर देन, जैसे सिंपल पॉजिटिव नंबर आएगा, ये लिख देते हैं पॉजिटिव नंबर। तो ऊपर कितना हो गया, 0 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब cos थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना आ जाएगा अपने पास, 90 डिग्री। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहां पर बन रहा है, एंगल
Q पर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर अपने पास P था, यहाँ पर अपने पास R कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज। तो चलो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। अभी तक आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मिला के आपको जितनी चीजें बताई हैं उसको आप अच्छे से करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन को सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। एक आध चीज होगी समझाने की, और नेक्स्ट लेक्चर पे अपन को सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शायद लास्ट लेक्चर में दी थी, उसके क्वेश्चन भी करिए। कोई डाउट आया है तो आप मेरे को बताइए, अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है कि नहीं है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।